नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाली हैं जो भावनाओं और आस्था से बहुत गहराई से जुड़ा है, गौरक्षा। जी। लेकिन हम नारों या राजनीति से दूर रहेंगे। हम अपने स्रोतों के आधार पर एक बहुत ही शायद असहज करने वाला सवाल पूछेंगे। सवाल ये है, क्या गौशालाएं, जिन्हें हम गायों के लिए एक सुरक्षित पनागाह मानते हैं, असल में उनके लिए वृद्धाश्रम यानी ओल्ड एज होम्स बन चुकी हैं? और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक ऐसी तुलना है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। हमारे पास जो लेख हैं उनमें एक बहुत सीधी बात कही गई है। क्या? जैसे एक अच्छा बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम नहीं भेजता, वैसे ही एक सच्चा गौ भक्त गौ माता को गौशाला नहीं भेजता। ओहो, ये तो बहुत ही प्रोवोकेटिव बात है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हजारों गौशालाएं जो चल रही हैं दान से, सरकारी मदद से, वे असल में समस्या को और बिगाड़ रही हैं। बिल्कुल, ये तर्क वही है। ये तो कई लोगों को हाज़िर वो होगा। चलिए देखते हैं कि हमारे स्रोत इस दावे के पक्ष में क्या सबूत देते हैं। इस पूरी चर्चा का मकसद ये समझना है कि क्या संस्थागत देखभाल के बजाय व्यक्तिगत जिम्मेदारी का मॉडल, जिसे हम गोपालन कह सकते हैं, वो बेहतर हो सकता है। और इस पूरी कहानी में जनसंख्या नियंत्रण जैसे संवेदनशील मुद्दे कहाँ फिट होते हैं? हाँ बिल्कुल, आइए इस विषय की तह तक चलते हैं। तो उस तुलना से शुरू करते हैं। जब कोई कहता है कि गौशाला एक वृद्धाश्रम की तरह है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि वो एक ऐसी जगह बन गई है जहां आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। एक ऐसी जगह जहां गाय को तब छोड़ दिया जाता है जब वो दूध देना बंद कर देती है, मतलब जब वो किसी के लिए अनुपयोगी या बोझ बन जाती है। तो ये देखभाल नहीं है, ये एक तरह का यूं कहिए परित्याग है। ठीक है, तो जमीन पर असलियत क्या है? गौशालाओं के अंदर की तस्वीर कैसी है जो हमारे स्रोत दिखा रहे हैं? असल में ग्राउंड पर जो हो रहा है ना, वो बहुत डराने वाला है। 2025-26 की कई रिपोर्ट्स का जिक्र है इसमें। अच्छा। और सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या है क्षमता से ज्यादा भीड़, ओवरक्राउडिंग। हर जगह? लगभग हर जगह, चंडीगढ़ हो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या दिल्ली, ज्यादातर गौशालाओं में जगह से कई गुना ज्यादा गायें ठूंसी हुई हैं। और जब जानवर इतनी भीड़ में रहते हैं तो जाहिर है हालात बिगड़ते होंगे। इसका नतीजा क्या होता है फिर? नतीजा भयानक है, कुप्रबंधन और बीमारियों का घर। चंडीगढ़ का एक उदाहरण तो दिल दहला देने वाला है। क्या हुआ वहां? जांच में 50 गायों के पेट से प्लास्टिक का कचरा निकला। 1 मिनट, 50 गायों के पेट से प्लास्टिक? ये कैसे हो सकता है? मतलब वो सड़कों पर कुछ भी खाने को मजबूर हैं और उन्हें गौशाला में भी सही चारा नहीं मिल रहा। बिल्कुल, यही तो ये दिखा रहा है। ये सीधे सीधे दिखाता है कि देखभाल के नाम पर हो क्या रहा है। ये तो अविश्वसनीय है। और इसके अलावा संसाधनों की भारी कमी है। साफ पानी, पौष्टिक चारा, दवाइयाँ, सब कुछ कम है। मोहाली जैसे बड़े शहर का उदाहरण दिया गया है, जहां जरूरत के मुकाबले सिर्फ 2 सरकारी गौशालाएं हैं। सिर्फ 2? हाँ, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उन पर कितना बोझ होगा। लेकिन इन गौशालाओं को चलाने के लिए फंडिंग का क्या? सरकार से, लोगों से दान तो मिलता ही होगा। यहीं पर कहानी और उलझ जाती है। सरकारी मदद मिलती तो है, लेकिन स्रोतों के मुताबिक वो बहुत कम और बहुत देर से आती है। अच्छा। हाँ, हरियाणा गौ सेवा आयोग की 2025 की एक रिपोर्ट साफ कहती है कि जो ग्रांट्स मिली वो रख रखाव के खर्च के लिए नाकाफी थी। तो फिर वो चलाते कैसे हैं? नतीजा ये हुआ कि कई गौशालाएं कर्ज में डूब गईं। और यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। क्या? कुछ संचालक तो इतने मजबूर हो गए कि वो बोझ ना उठा पाने के कारण चुपके से गायों को अवैध कसाईयों को बेचते हुए पकड़े गए। अरे, मतलब जिन पर रक्षा की जिम्मेदारी थी वही भक्षक बन गए। मजबूरी में, लेकिन हाँ, हुआ तो यही। और इसका एक और असर है, वो है बीमारियों का फैलना। जब इतनी सारी गायें एक साथ तंग जगह पर रहती हैं, तो जोन्स डिजीज जैसी संक्रामक बीमारियां तेजी से फैलती हैं। ये एक तरह की आंतों की पुरानी बीमारी है जो जानवरों को अंदर से कमजोर कर देती है। और उनके मानसिक स्वास्थ्य का क्या? सही सवाल। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गाय एक सामाजिक प्राणी है। उसे एक परिवार जैसा माहौल चाहिए। उसे बूढ़ी या बेकार का ठप्पा लगाकर एक संस्था में फेंक देना उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। जब हम गौ रक्षा के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बिल्कुल अलग तस्वीर होती है, लेकिन ये जो हकीकत आप बता रहे हैं ये तो बिल्कुल उल्टी है। ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट नहीं, ये एक तरह की क्रूरता लगती है। अगर गौशालाएं जो समाधान के तौर पर बनाई गई थीं खुद ही समस्या का हिस्सा है, तो फिर हम जाएं कहां? क्या स्रोतों में किसी और रास्ते का जिक्र है? हाँ, और यहीं पर चर्चा का रुख एक सकारात्मक विकल्प की ओर मुड़ता है। स्रोत कहते हैं
कि असली समाधान गौशाला नहीं, गोपालन है। गोपालन? यानी संस्थागत देखभाल की जगह व्यक्तिगत जिम्मेदारी। तर्क यह है कि सच्ची गौरक्षा नारे लगाने या सिर्फ कानून की मांग करने से नहीं होगी। तो फिर कैसे होगी? खुद एक गोपालक बनने से होगी। अगर आप सच में गाय को माता का दर्जा देती हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी परिवार के सदस्य की तरह उठाइए। लेकिन एक मिनट, गोपालक बनो कहना आसान है, करना नहीं। मैं दिल्ली में एक 2 BHK फ्लैट में रहती हूँ, मैं गाय कहाँ रखूंगी? शहर में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए तो ये संभव ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। और स्रोत इस शहरी चुनौती को स्वीकार करते हैं। उनका तर्क ये नहीं है कि हर कोई अपने अपार्टमेंट में गाय बांध ले। तो फिर? उनका इशारा एक सोच में बदलाव की तरफ है। शायद आप सीधे गाय न पाल सकें, लेकिन आप किसी ग्रामीण गोपालक को स्पॉन्सर कर सकती हैं। अच्छा, ये एक तरीका हो सकता है। या फिर जैसा स्रोतों में सुझाव है, सामुदायिक मॉडल अपना सकते हैं, जहां एक पूरी सोसाइटी मिलकर पास के किसी गांव में गायों की देखभाल का जिम्मा ले। ये एक दिलचस्प विचार है, लेकिन क्या इसका कोई आर्थिक पहलू भी है? क्या ये फायदेमंद हो सकता है? और ये सिर्फ कोई भावनात्मक तर्क नहीं है, इसके पीछे ठोस अर्थशास्त्र है। वो कैसे? अमेरिका का कृषि विभाग यानी USDA, जो दुनिया भर के एग्रीकल्चरल ट्रेंड्स पर नजर रखता है, उसकी 2025 की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत का डेयरी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन गौ हत्या पर प्रतिबंध की वजह से अनुत्पादक पशुओं की बढ़ती संख्या एक बड़ी आर्थिक समस्या बन गई है। गोपालन इस समस्या का समाधान भी है। कैसे? गाय सिर्फ दूध नहीं देती, उसका गोबर, जैविक खाद और बायोगैस का एक बेहतरीन स्रोत है। ये किसान को ऊर्जा और खेती दोनों में आत्मनिर्भर बना सकता है। तो इसका मतलब ये है कि सरकारी नीति को भी अपना ध्यान बदलना होगा। बिल्कुल। सुझाव यह है कि सरकार अपना पैसा गौशालाओं को देने के बजाय सीधे व्यक्तिगत गोपालकों को सहायता देने में लगाएं। उन्हें सब्सिडी दे, चारा बैंक बनाएं, बीमा की सुविधा दें। गोपालन बनो, गौशाला बंद करो जैसे अभियानों की जरूरत है, जो लोगों की मानसिकता बदलें। ये एक ज्यादा टिकाऊ और सम्मानजनक समाधान की तरफ पहला कदम हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि गोपालन को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और हमारे स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। वो है जनसंख्या। सही। अगर हम हत्या नहीं करेंगे और हर गाय की देखभाल करेंगे तो उनकी बेतहाशा बढ़ती आबादी का क्या होगा? और ये पहलू शायद इस पूरी बहस का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी हिस्सा है। गोपालन एक बेहतरीन विचार है, लेकिन हम अनियंत्रित जनसंख्या की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। आंकड़े क्या कहते हैं? हमारे पास जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। 2025 के अनुमान के मुताबिक भारत में गौवंश की संख्या 30.7 करोड़ को पार कर चुकी है। 30 करोड़ से ज्यादा? हाँ, और 2026 के अनुमान बताते हैं कि इनमें से 2 करोड़ से ज्यादा आवारा पशु हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं। अगर ये संख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो क्या होगा? इसके सीधे खतरे क्या हैं? पहला और सबसे साफ दिखने वाला खतरा है सड़क दुर्घटनाएं। मध्य प्रदेश का एक डेटा दिया गया है, जहां सिर्फ 2 साल में आवारा पशुओं की वजह से हुई 237 दुर्घटनाओं में 94 लोगों की जान गई या वो गंभीर रूप से घायल हुए। अरे बाप रे! हालात इतने बिगड़ गए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI अब 2026 से हाईवे पर जानवरों के लिए खास अलर्ट सिस्टम लगाने की सोच रही है। सोचिए, समस्या इतनी बड़ी हो गई है। लेकिन दुर्घटनाओं से भी बड़ा कोई संकट है क्या? इससे भी बड़ा संकट हमारे किसानों पर है। ये आवारा पशु, जिन्हें अन्ना पशु भी कहा जाता है, झुंड में आते हैं और रात भर में पूरी की पूरी फसल तबाह कर देते हैं। हाँ, ये तो बहुत सुना है। किसान के लिए उसका खेत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, वो अन्नपूर्णा माँ है। जब उसकी मेहनत बर्बाद होती है तो वो हताश हो जाता है, और यही हताशा उसे ऐसे क्रूर कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है जिसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते। किस तरह के क्रूर कदम? देखिए, सामाजिक और कानूनी डर की वजह से किसान शायद खुलेआम कुछ ना कर पाए, लेकिन स्रोत बताते हैं कि वो चुपचाप क्रूर तरीके अपना सकता है। सबसे आसान और गुप्त तरीका है जहर देना। जहर? खेत के किनारे जहरीला चारा रख दिया और काम हो गया। लेकिन यहाँ एक ऐसा अनपेक्षित परिणाम सामने आता है जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं। वो क्या है? किसान ने तो सिर्फ अपनी फसल बचाने के लिए एक गाय को जहर दिया, लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती। मतलब? वो जहरीला शव प्रकृति के सफाई कर्मियों यानी गिद्धों के लिए एक दावत है। वो उसे खाते हैं और वो भी मर जाते हैं। ओह! तो एक गाय को बचाने के चक्कर में जो नीतियां बनी, वो अंत में पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर रही हैं। यह एक भयानक डोमिनो इफेक्ट है। हम एक जानवर को बचाने के प्रयास में दूसरे को मार रहे हैं और पूरे पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। ये तो वाकई एक बहुत ही जटिल और दुखद तस्वीर है। एक तरफ आस्था है,
दूसरी तरफ किसानों की मजबूरी और पर्यावरण का संकट। तो इसका व्यावहारिक समाधान क्या है? यहीं पर स्रोत एक ऐसे समाधान की बात करते हैं जो तार्किक और मानवीय दोनों है, भले ही सुनने में बेहद विवादास्पद लगे। क्या है वो समाधान? समाधान है जनसंख्या नियंत्रण, और इसके लिए हमें एक वैज्ञानिक और मंजूम दृष्टिकोण अपनाना होगा। और वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? वो है आधुनिक, विनियमित और मानवीय कसाई खाने, रेगुलेटेड स्लॉटर हाउसेस। स्लॉटर हाउसेस? जी, तर्क ये है कि गायों को भूख, बीमारी, दुर्घटना या जहर से तड़प तड़प कर मरने देने से कहीं ज्यादा मानवीय ये है कि उनकी संख्या को एक नियंत्रित और ह्यूमेन तरीके से प्रबंधित किया जाए, जहां ये सुनिश्चित हो कि जानवर को कम से कम दर्द हो। लेकिन क्या नसबंदी जैसा कोई विकल्प नहीं है? स्लॉटर की बात करना भारत में बहुत सेंसिटिव है। बिल्कुल है, और स्रोतों में इस पर भी विचार किया गया है, लेकिन इसे अव्यावहारिक माना गया है। क्यों? अगर हम बड़े पैमाने पर युवा और स्वस्थ गायों की नसबंदी कर देंगे तो दूध उत्पादन का चक्र ही टूट जाएगा। जिस वजह से गाय माता या आर्थिक रूप से उपयोगी कहलाती है, वही वजह खत्म हो जाएगी। इसलिए नियंत्रित वध को एक कठोर लेकिन जरूरी विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। इसका एक आर्थिक पहलू भी है। अगर ये एक विनियमित उद्योग के तौर पर किया जाए तो चमड़ा और मांस निर्यात जैसे सेक्टर फिर से पनप सकते हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा होगा। तो यहाँ करुणा की परिभाषा ही बदल रही है। करुणा का मतलब सिर्फ जान न लेना नहीं, बल्कि तड़प कर मरने से बचाना हो जाता है। बिल्कुल, सच्ची करुणा शायद यही है कि हम उसे भूख, प्लास्टिक खाने, सड़कों पर भटकने या जहर से मरने के लिए ना छोड़ें। लेकिन ये मुद्दा सिर्फ अर्थव्यवस्था या पर्यावरण का नहीं है। ये सीधे सीधे धर्म, भावनाओं और सामाजिक सद्भाव से भी जुड़ा है। इन सबको एक साथ कैसे साधा जा सकता है? और यही इस पूरी समस्या की सबसे बड़ी चुनौती है। स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि हमें विज्ञान, तर्क और आस्था के बीच एक संतुलन बनाना होगा, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो समाज में गहरी खाई पैदा कर रहा है। विभाजन? किस तरह का विभाजन? हमारे स्रोत कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और एकेडमिक प्रकाशनों का हवाला देते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच से लेकर अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू तक सब में ये बात सामने आई है कि गौरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा और गतिविधियां अक्सर एक विशेष समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाती हैं। हाँ, ये खबरें तो आती रहती हैं। इससे समाज में अविश्वास और तनाव बढ़ रहा है, और इसका असर भारत के बाहर भी पड़ रहा है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर बहुत गहरा असर। जो बात सबसे ज्यादा चिंताजनक है वो ये है कि भारत की तुलना अब पाकिस्तान में होने वाली ईशनिंदा यानी ब्लास्फेमी से जुड़ी हिंसा से की जा रही है। एक मिनट, पाकिस्तान में ईशनिंदा से तुलना, ये तो बहुत गंभीर आरोप है। इसका हमारी सॉफ्ट पावर पर क्या असर पड़ सकता है? बिल्कुल, इस तुलना का मतलब है कि दुनिया हमें एक ऐसे देश के तौर पर देख रही है जहां धार्मिक कट्टरता, तर्क और कानून पर हावी हो रही है। ये हमारी उस छवि को नुकसान पहुंचाता है जो एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और आर्थिक शक्ति की है। इससे विदेशी निवेश से लेकर कूटनीतिक संबंधों तक हर चीज पर असर पड़ सकता है। इसी जटिल संदर्भ में स्रोतों में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के दृष्टिकोण का भी जिक्र है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, उनका क्या कहना है? शंकराचार्य जी एक तरफ गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग करते हैं, जो कि एक शुद्ध धार्मिक और भावनात्मक दृष्टिकोण है जी। लेकिन साथ ही वो गौशालाओं की बदहाली पर गहरी चिंता भी जताते हैं और गायों की वास्तविक देखभाल यानी गोपालन पर जोर देते हैं। अच्छा। उनका दृष्टिकोण ये दिखाता है कि भावनाओं और व्यवहारिकता के बीच संतुलन खोजना कितना जरूरी है। वो सिर्फ प्रतिबंध की मांग नहीं कर रहे, वो गायों के वास्तविक कल्याण की भी बात कर रहे हैं। ये हमें रास्ता दिखाता है कि हमें दोनों पक्षों को सुनना होगा। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि गौ रक्षा का मुद्दा जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। ये सिर्फ एक जानवर को बचाने की कहानी नहीं है। ये गौशाला के संस्थागत मॉडल की सीमाओं से निकलकर गोपालक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तक जाती है। ये किसानों की पीड़ा, पर्यावरण के संतुलन और समाज के ताने बाने से भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और मैं सभी सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, गौ माता के प्रति सच्ची करुणा और सच्चा सम्मान क्या है? क्या ये उसे एक भीड़-भाड़ वाली, संसाधनों की कमी से जूझ रही संस्था में छोड़ देना है जहां वो प्लास्टिक खाने को मजबूर हो, या फिर एक ऐसी संतुलित नीति अपनाना है जो हमारी भावनाओं का सम्मान तो करे
लेकिन साथ साथ तर्क, विज्ञान और व्यावहारिकता को भी जगह दें। भले ही वो समाधान पहली नज़र में हमें कितना भी कठिन क्यों न लगे। सच्ची सेवा शायद व्यावहारिकता और करुणा के इसी मुश्किल संगम में छिपी है।